दोस्तों, तो आइए हम लोग राज्य समाचार देखते हैं जो पिछले 1-2 महीने से इसे प्रतियोगिता दर्पण में इसे जोड़ा जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये प्रतियोगिता दर्पण के लिए, और इससे राज्य के जो पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी और अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। खैर, आइए देखते हैं। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या है कि अलीगढ़ में बनेगा देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय। ताला बनाने के लिए विख्यात अलीगढ़, ये आपको पता भी होगा कि ताला के लिए विख्यात अलीगढ़ शहर, ठीक है। और देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनाने की योजना है प्रदेश सरकार की। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत प्रदेश सरकार ने इसके लिए 27 करोड़ स्वीकृत किया है। अलीगढ़ में ताला कारोबार की शुरुआत लगभग 200 वर्ष पहले हुई थी। वर्तमान में शहर में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 1500 कारखानों में ताला जो है वो बनाई जा रही है, जिसका वार्षिक टर्नओवर कितना है, 1100 करोड़ का है। प्रति वर्ष 550 करोड़ के ताले यहाँ से निर्यात होते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले दिनों नगर निगम ने देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आगे है कि लोमड़ी व सियार, ये उत्तर प्रदेश का समाचार हम लोग देख रहे हैं। लोमड़ी व सियार के हमले मानव वन्य जीव संघर्ष की श्रेणी 2 में राज्य आपदा घोषित हुई है, और इनसे जो होने वाली मौतें हैं इसमें मुआवजा भी दिया जाएगा। ये क्या है कि लोमड़ी व सियार के हमले मानव वन्य जीव संघर्ष की श्रेणी 2 में राज्य आपदा घोषित हुआ है, और इनसे होने वाली मौतों में भी मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोमड़ी व सियार के हमले को मानव वन्य जीव संघर्ष की श्रेणी 2 में रखते हुए ऐसे हमलों में होने वाली मौतों को राज्य आपदा गत जून माह से घोषित किया गया है। इससे ऐसे मामलों में मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही 11 वन्य जीव अब मानव वन्य जीव संघर्ष की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। वन्य जीवों में बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हाथी, गैंडा व जंगली सुअर श्रेणी 1 में रखे गए हैं, तथा इनके हमलों से मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, नाव दुर्घटना व बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटनाएँ, ठीक है, कुआं, नदी, तालाब, पोखर, नहर, नाला व वाटरफॉल में डूबने से होने वाली मौतों तथा सांड व नीलगाय के हमलों से होने वाली घटनाएं पहले ही राज्य आपदा घोषित है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा जो न्यूज़ है वो देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में स्थापित होगा, और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जो है आगरा में सिंगना में स्थापित किया जाएगा। याद रखें, आगरा में सिंगना में किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। इसके लिए कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 25 जून 2025 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति के अनुसार इस निवेश का मुख्य उद्देश्य है आलू व शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के पश्चात प्रबंधन व मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, ठीक है। आगे है कि अदालत में 2 वर्ष की सज़ा सुनाए गए विधायकी रद्द हुई। प्रदेश के मऊ विधानसभा सीट जो है रिक्त होने की अधिसूचना जारी हुई। तो क्या था मामला? 2022 में हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में 2 वर्ष के कारावास की सज़ा निर्वाचित विधायक अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 31 मई 2025 को सुनाई, ठीक है। 2 वर्ष की सज़ा के चलते लोक प्रतिनिधित्व और ये याद रखेंगे, 2 वर्ष की सज़ा के चलते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। पता होगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2 वर्ष से अधिक जो ही सज़ा मिलती है, 2 वर्ष या उससे अधिक की जो ही सज़ा मिलती है तो सदस्यता समाप्त हो जाती है, और धारा 8 के तहत ऐसा हुआ। अब्बास अंसारी ने अपने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी की सीट रही मऊ सीट से समाजवादी पार्टी के गठबंधन से
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनवाई की गई 2 वर्ष के कारावास की सज़ा पर सेशन कोर्ट में अपील अब्बास अंसारी द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान 18वीं विधानसभा में इससे पूर्व 5 विधायक सजाओं के चलते विधायकी गंवा चुके हैं। इसमें रामपुर से समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम, कानपुर के इरफान सोलंकी, मुजफ्फरनगर के विक्रम सैनी, ये भाजपा के हैं, और सोनभद्र के राम दुलार गौड़ भाजपा, ये शामिल है ये सभी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की खबरों को देखते हैं। तो अग्निवीरों के लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। तो सेना में 4 वर्ष की सक्रिय सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को बेहतर करियर के लिए अनेक रोजगार उन्मुखी कोर्स चलाए जाने की घोषणा सागर स्थित हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय ने की है। सेना व विश्वविद्यालय के बीच इसके लिए हुए एक समझौते के तहत इसके लिए कक्षा का संचालन सेना के महार रेजिमेंट सेंटर में ही किया जाएगा। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार अभी यह सुविधा केवल महार रेजिमेंट के अग्निवीरों के लिए शुरू की जा रही है, बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से खबर थी। अब आगे हम लोग देखते हैं राजस्थान की खबरों को। तो राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव दिसंबर 2025 में आयोजन इसका किया जाएगा। वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य में निवेश संवर्धन के लिए राज्य सरकार के प्रयास जारी हैं। इसके लिए राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन दिसंबर 2024 में जयपुर में किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 11 से 12 दिसंबर 2025 को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, ठीक है, 11 से 12 दिसंबर 2025 को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि देश विदेश के निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव की कार्य योजना के संबंध में 18 जून 2025 को जयपुर में आयोजित अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि कॉन्क्लेव में सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट व इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री के आधार पर राजस्थान व अन्य राज्यों तथा देशों के मध्य निवेश साझेदारी विकसित की जाए। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव प्रदेश की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश साझेदारी को और मजबूत करेगी। अब हम लोग उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड में है कि 10वीं व 12वीं कक्षा के टॉपर को उनके जनपद में 1 दिन के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बनाने की योजना है। ठीक है, तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावियों को उनके जनपद में 1 दिन का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बनाने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत 16 जून को की है। इसके लिए शासन स्तर पर कार्य योजना बनाने के लिए उच्च अधिकारियों को उन्होंने कहा। ठीक है, इस आशय की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रेरणादायक पहल का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रशासनिक अनुभव कराना और उनमें आत्मविश्वास जगाना है ताकि वे उच्च लक्ष्य की ओर प्रेरित हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पहल है ये उत्तराखंड की। आगे देखते हैं हरियाणा की। ए श्रीनिवास हरियाणा के नए मुख्य चुनाव अधिकारी बने। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2004 बैच के अधिकारी ए श्रीनिवास हरियाणा के नए चुनाव अधिकारी व चुनाव विभाग के आयुक्त एवं सचिव, ठीक है, सचिव जून 2025 में नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर निर्वाचन आयोग ने इसके लिए मंजूरी प्रदान की है। इस नियुक्ति के पहले ए श्रीनिवास के पास ऊर्जा विभाग का सचिव का कार्यभार था। ठीक है, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर पंकज अग्रवाल, जिन्हें अब कृषि विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, का स्थान उन्होंने माने ए श्रीनिवास ने लिया। और चलते हैं अपने बिहार में। और 2 वर्ष से अधिक की सज़ा के चलते अलीनगर से निर्वाचित विधायक मिश्री लाल यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त हुई। ठीक है, विधायक का नाम याद रखें, मिश्री लाल यादव। 6 वर्ष पुराने मारपीट के एक मामले में अदालत द्वारा 2 वर्ष की सज़ा सुनाए जाने के कारण दरभंगा जिले के, याद रखें, दरभंगा जिले के अलीनगर सीट से निर्वाचित भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना विधानसभा के प्रभारी सचिव ख्याति सिंह द्वारा 20 जून 2025 को जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार वर्तमान विधायकों की सूची से उनका नाम हटा दिया गया है।
सदस्यता समाप्ति 27 मई 2025 की तिथि से प्रभावित होगी, जिस दिन दरभंगा के एक न्यायालय ने 2 वर्ष की सज़ा उन्हें सुनाई थी। मिश्री लाल यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले के अलीनगर से विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए थे। अलीनगर में उपचुनाव नहीं होगा, ठीक है, अलीनगर में उपचुनाव नहीं होगा। आगे है कि ये अच्छी योजना है और ये एग्जाम में छपने लायक प्रश्न है कि बिहार की सभी ग्राम पंचायतों में विवाह भवन बनाने का निर्णय। तो आप जब बिहार बजट पढ़िएगा तो उसमें तो स्पष्ट रूप से है, तो वही है कि बिहार में ग्रामीण आधारित संरचना को मजबूती प्रदान करने व समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सभी 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप यानी कि मैरिज हॉल बनाने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की 24 जून 2025 की बैठक में लिया गया, ठीक है, बजट में घोषणा के उपरांत। और इन भवनों का यह निर्माण जो होगा वो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रत्येक विवाह भवन की लागत 50-50 लाख अनुमानित की गई है। इस प्रकार इस योजना पर कुल मिलाकर 4026 करोड़ के खर्चे का अनुमान है, ठीक है, 4026 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। तो इस प्रकार से हम लोग का जो राज्य समाचार का हिस्सा था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।